अगर लाइट के चैप्टर में रिफ्लेक्शन, रिफ्रैक्शन और इमेज फॉर्मेशन आपस में मिक्स हो जाते हैं तो सीटेट का सिंपल दिखने वाला क्वेश्चन भी गलत हो सकता है। आज डे 10 में हम लाइट के वही कॉन्सेप्ट करेंगे जो सीटेट में बार बार टेस्ट होते हैं। रिफ्लेक्शन, रिफ्रैक्शन, मिरर्स, लेंसेस और सबसे इम्पोर्टेंट सीटेट ट्रैप्स। और हमेशा की तरह पहले एक्चुअल PYQ, फिर उसी कॉन्सेप्ट पर PYQ बेस्ड प्रैक्टिस। तो चलिए शुरू करते हैं सीटेट साइंस 20 डे चैलेंज के डे 10 में। क्वेश्चन नंबर 1 बोला जा रहा है कि जब प्रकाश की किरण मीडियम ए से मीडियम बी में प्रवेश करती है, यानी ए से, ये मान लिया जाए कोई एक प्रकाश की किरण है, वो मीडियम ए से किस में, बी में प्रवेश करती है, तो उसकी स्पीड कम हो जाती है। यानी ए से अगर बी में गया तो स्पीड कम गया और फिर सी में जाने पर स्पीड बढ़ जाती है। तो इससे क्या निष्कर्ष निकाला जाता है? ए का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स बी से अधिक होगा, ए का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स बी से कम लेकिन सी के बराबर होगा नहीं। ए और सी का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स बी से कम होगा, हाँ ऑप्शन नंबर सी। ए और बी का जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होगा, ए और सी का, ए का और सी का, वो बी से कम होगा, यानी कि ऑप्शन नंबर सी। छोटा सा एग्जाम्पल है, देख लेते हैं एक्सप्लेनेशन के साथ। एक्सप्लेनेशन चलिए देख लेते हैं रिफ्रैक्टिव इंडेक्स के। अर्थात मीडियम में लाइट की स्पीड जितनी कम होगी रिफ्रैक्टिव इंडेक्स उतना अधिक होगा। मान लीजिए ए से बी में गया तो स्पीड कम हुआ, यानी कि बी से ए में गया इधर। फिर बोला जाए बी से सी में गया तो स्पीड बढ़ गया, यानी कि सी से बी में गया। इसलिए ए और सी दोनों का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स बी से कम होगा। चलिए आगे बढ़ते नेक्स्ट क्वेश्चन सेकंड पे। सेकंड नंबर क्वेश्चन है कि एक टीचर दो ग्रुप्स को कुछ मटेरियल्स देता है, यानी एक शिक्षक जो है वो दो ग्रुप्स बनाते हैं और दोनों ग्रुप्स को कुछ सामान देते हैं। पहले ग्रुप्स को क्या देते हैं? ग्रुप्स ए, इसको क्या देते हैं? 3 आयताकार कांच की पट्टियां, एक गोल समतल कांच की प्लेट, चूड़ियों के टुकड़े और गत्ते की नली और डिस्क। यानी ग्रुप ए इतना सामान देते हैं, 3 आयताकार कांच की पट्टियां, एक गोल समतल कांच की प्लेट, चूड़ियों के टुकड़े और गत्ते की नली और डिस्क। और ग्रुप बी को क्या मिलता है? ग्रुप बी को मिलता है 2 समतल आईना और एक मोटा कार्ड बॉक्स। तो क्वेश्चन है कि इन मटेरियल से कौन से गैजेट बनाए जाते हैं? यानी ग्रुप ए है, इनको जो जो वस्तुएं मिला है उन सब को मिला के कौन सा गैजेट बनाया जा सकता है? चलिए ऑप्शन में देखते हैं। ऑप्शन क्या कह रहा है कि ग्रुप ए क्या कोलाइडोस्कोप बनाएगा, ग्रुप बी पेरिस्कोप बनाएगा। तो पेरिस्कोप का क्या कॉन्सेप्ट है एक बार देख लेते हैं, नीचे यहाँ पे दिया हुआ एक्सप्लेनेशन, फटाक से देख लेते हैं। बोला जा रहा है कोलाइडोस्कोप में मल्टीपल रिफ्लेक्शन का उपयोग होता है और दिए गए ग्लास स्ट्रिप्स तथा बैंगल पीसेस इसके कंस्ट्रक्शन में उपयोगी होगी। यानी कोलाइडोस्कोप कौन कौन है? ग्रुप ए को ऑप्शन डी में भी है और ग्रुप ए को ऑप्शन ए में भी है। अब बोला जा रहा है नेक्स्ट क्या है कि 2 प्लेन मिलर्स और कार्डबॉक्स से पेरिस्कोप बनाए, यानी कि ऑप्शन नंबर ए कंफर्म हो गया, ऑप्शन नंबर ए। चलिए आगे बढ़ते हैं। आखिर पूछा क्या जा रहा था, सेम क्वेश्चन एक बार रिपीट कर लेते हैं। आज का क्वेश्चन थोड़ा ठीक ठाक लेवल का है, थोड़ा गौर से पढ़िएगा। और हाँ, ये पिछले साल आया हुआ क्वेश्चन यानी PYQ ही है। एक टीचर दो ग्रुप्स को कुछ मटेरियल्स देते हैं। ग्रुप ए को देते हैं 3 आयताकार कांच की पट्टियां, एक गोल समतल कांच की प्लेट, चूड़ियों के टुकड़े और गत्ते की नली और डिस्क। ग्रुप बी को मिलता है दो समतल आईना,
और एक मोटा कार्ड बॉक्स। तो बोला जा रहा है ग्रुप ए क्या बनाएगा, तभी जस्ट थोड़ी देर पहले पढ़े हम लोग कि ग्रुप ए का नहीं बी से पकड़ लेते। बी बोला जाए पेरियोस्कोप। पेरियोस्कोप किससे बनता है, तो दो समतल आईना और एक मोटा कार्डबॉक्स से बन सकता है। यानी कि पेरियोस्कोप कहाँ, यहाँ एक ही ऑप्शन में है, तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। ऑप्शन नंबर क्वेश्चन नंबर 3। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं क्या कर रहा है। क्वेश्चन नंबर 3 में क्या बोला जा रहा है। क्वेश्चन नंबर 3 में किसी माध्यम में लाइट की स्पीड कम होने का क्या अर्थ है। यानी कि लाइट का जो स्पीड है किसी माध्यम में आगे बढ़ने पे कम होता जा रहा है, इसका क्या अर्थ होगा। तो प्रकाश चलना बंद कर देगा, ये ऑप्शन नंबर डी तो ऐसा ही एलिमिनेट हो गया। ऑप्शन नंबर में ए में है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स डिक्रीज, यानी कि अपवर्तनांक कम होगा, तो नहीं कम नहीं होगा। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इंक्रीजेज, अपवर्तनांक बढ़ता है, हाँ बिल्कुल ऑप्शन नंबर बी ही हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी ही हो जाएगा। स्पीड अगर कम है तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स अधिक होगा। स्पीड अगर कम है तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, स्पीड इफ स्पीड अगर कम है तो रिफ्रैक्ट यानी कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। चलिए नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 उससे जाने से पहले थोड़ा सा एक बार चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4। जिस वस्तु से प्रकाश स्वयं उत्पन्न होता है उसे क्या कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 4 में है कि जिस वस्तु से प्रकाश स्वयं उत्पन्न होता है उसे क्या कहा जाता है। यानी जो वस्तु है वो प्रकाश उत्पन्न करता है उसको क्या कहा जाता है। ऑप्शन ए है एल्यूमिनेटेड ऑब्जेक्ट, प्रकाशित वस्तु, दीप्त वस्तु, पारदर्शी वस्तु, अपारदर्शी वस्तु। चलिए बताइए जिस वस्तु से प्रकाश स्वयं उत्पन्न होता है उसे क्या कहा जाता है। आप लोग सुने होंगे बॉल में इतना लुमेन का बल्ब है, या फिर एलईडी बल्ब वगैरह में लिखा हुआ रहता है कि इतना लुमेन का बल्ब है। तो ऑप्शन नंबर बी यानी कि जिस वस्तु से प्रकाश स्वयं उत्पन्न होता है उसे क्या कहता है, दीप्त वस्तु। इसका एग्जाम्पल क्या क्या हो सकते हैं, तो देखिए सन क्या हो जाएगा, सन। सन भी इसका एग्जाम्पल है। कैंडल, इलेक्ट्रिक बल्ब, इलेक्ट्रिक बल्ब, ये सभी जो है जो कि लुमिनियस ऑब्जेक्ट का एग्जाम्पल है। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट यहाँ पे एक्सप्लेनेशन भी लिखा हुआ है। सन, कैंडल, फ्लेम, इलेक्ट्रिक बल्ब जैसे ऑब्जेक्ट लुमिनियस हो सकते हैं। चलिए नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 में क्या कह रहा है, निम्नलिखित में से कौन सा स्वयं प्रकाश नहीं देता। उधर था कि देता है, यहाँ कि कौन सा प्रकाश नहीं देता। ये सब तो हम लोग बचपन से पढ़ते आ रहे हैं। सूर्य प्रकाश देता है, मोमबत्ती की लौ ये भी प्रकाश देता है, इलेक्ट्रिक बल्ब ये भी प्रकाश देता है। चंद्रमा का अपना प्रकाश नहीं होता है। हम लोग बहुत बचपन में ही पढ़े थे कि चंद्रमा का यानी कि मून का स्वयं प्रकाश नहीं बनता है, वह सन की लाइट को रिफ्लेक्ट करता है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं आगे। क्वेश्चन नंबर 6 इसमें क्या है, बोला जा रहा है कि रिफ्लेक्शन में एंगल ऑफ इंसिडेंस और एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन का क्या संबंध है। रिफ्लेक्शन में एंगल ऑफ इंसिडेंस और एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन का क्या संबंध है, यानी कि बताना कि दोनों में क्या संबंध है। तो हम लोग बहुत बचपन से पढ़े थे आई बराबर आर, आई बराबर आर, यानी कि एक ही है ऑप्शन नंबर सी, आई बराबर आर। ये क्या है, तो ये लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन है, जहाँ की एंगल ऑफ इंसिडेंस को आई से डिनोट किया जाता है और एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन को आर से डिनोट किया जाता है। ऑप्शन नंबर सी सही जवाब। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7।
बोला जा रहा है कि प्लेन मिरर द्वारा बनने वाली इमेज यानी कि समतल दर्पण द्वारा बनने वाली इमेज सामान्यतः कैसी होती है? रियल एंड इन्वर्टेड, वर्चुअल एंड इरेक्ट, हाँ यही ऑप्शन में वर्चुअल होता है, वर्चुअल एंड इरेक्ट। रियल तो होगा नहीं, यहाँ भी रियल है यहाँ भी रियल है, दोनों जगह गया। वर्चुअल होता है, जो प्लेन मिरर होता है उसके द्वारा जो इमेज बनता है वो वर्चुअल होता है और इरेक्ट होता है। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट। आगे क्वेश्चन नंबर 8, फिर वही क्वेश्चन है उसी प्लेन मिरर से ही। प्लेन मिरर में इमेज का साइज ऑब्जेक्ट की तुलना में कैसा होता है? ऑब्जेक्ट की तुलना में कैसा होता है बताइए? समतल दर्पण समान यानी कि सेम। याद करने का सबसे बहुत ही बेहतरीन तरीका, प्लेन मिरर यानी समतल दर्पण यानी कि सेम। चलिए नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 9, देखिए क्वेश्चन नंबर 9 में क्या है कि रियर व्यू मिरर में कॉन्वेक्स मिरर का उपयोग मुख्यतः क्यों किया जाता है? यानी सामने वाले जो रियर व्यू होता है, देखने के लिए ग्लास होता है, दर्पण होता है, उसमें कॉन्वेक्स मिरर का उपयोग मुख्यतः क्यों किया जाता है? उपयोग किया जाता है रियर व्यू में? यह बड़ा फील्ड ऑफ व्यू देता है, तो हाँ बिल्कुल ऑप्शन नंबर ए ही में पकड़ा गया। इसका जो फील्ड है व्यू का वो बहुत बड़ा होता है। इट प्रोवाइड्स ए वाइडर फील्ड ऑफ व्यू, ऑप्शन नंबर ए पहले ही पकड़ा गया। कह रहा यह हमेशा रियल इमेज बनाता, नहीं रियल इमेज नहीं बनाता। यह लाइट ऑब्जर्व करता, ये भी नहीं। यह ऑब्जर्व को उल्टा दिखाता, जी बिल्कुल नहीं। चलिए नेक्स्ट बढ़ते हैं आगे। क्वेश्चन नंबर 10 यानी कि 10, बोला जा रहा है कॉनकेव मिरर का उपयोग किसमें किया जाता है? बहुत दिन बचपन से पढ़ते आ रहे हैं, कॉनकेव मिरर का उपयोग किसमें किया जाता है बताइए? अब यानी कि साइड मिरर, कहीं पे सेविंग में, मेकअप मिरर, यहाँ ऑप्शन नंबर ए, सेविंग या मेकअप मिरर में कॉनकेव मिरर का उपयोग किया जाता है। नेक्स्ट आगे है क्वेश्चन नंबर 11, जब लाइट एक ट्रांसपेरेंट मीडियम से, जब लाइट यानी प्रकाश एक ट्रांसपेरेंट मीडियम से ट्रांसपेरेंट मीडियम में जाती है, यानी एक ट्रांसपेरेंट मीडियम से दूसरे ट्रांसपेरेंट मीडियम में जाती है तो उसकी डायरेक्शन बदलती है। यानी एक मीडियम से दूसरे मीडियम में जाती है तो उसका जो डायरेक्शन होता है, दिशा हो जाता है, तो बदल जाता है। तो इसको क्या कहते हैं? यानी कि ये कोई लाइट, ये कोई मिरर है, ठीक है, यहाँ से लाइट आया तो क्या होगा? इधर मुड़ जाएगा, यानी कि इसको क्या कहते हैं? रिफ्रैक्शन, ऑप्शन नंबर बी। चलिए आगे नेक्स्ट देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 12, रिफ्रैक्शन का मुख्य कारण क्या है? अब बताइए, अभी अभी जस्ट पढ़े हैं, इसका तो हम नहीं बताएंगे, आप ही लोग बताइए, अभी जस्ट पढ़े हैं। इसका क्या होगा? लाइट की स्पीड का मीडियम बदलने पर बदलना, लाइट की स्पीड का मीडियम बदलने पर बदलना, लाइट का समाप्त होना, ऑब्जेक्ट का मास बदलना, साउंड का प्रोडक्शन। तो ऑप्शन नंबर ए में ही पकड़ा गया, लाइट की जो स्पीड है, स्पीड का जो मीडियम है, बदलने पर बदलना। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट। क्वेश्चन नंबर 13, पानी में रखा क्वाइन, यानी पानी में रखा क्वाइन बोले तो सिक्का, वास्तविक स्थिति से ऊपर दिखाई देने लगता है। आप लोग अक्सर देखे होंगे मेला उला में कि बाल्टी में एक गिलास रहता है, या फिर डायरेक्ट बाल्टी में अगर सिक्का डालिएगा ना तो वास्तविक स्थिति से ऊपर दिखाई देने का कारण क्या? मतलब देखने में लगेगा कि ऊपर है, जब वो तली में सटा हुआ नहीं है, तो ये ऊपर जो दिखाई देता है उसका कारण क्या है? वही क्वेश्चन है। तो अभी अभी भी पढ़ें, रिफ्रैक्शन, यहाँ पे हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, क्या हो जाएगा? रिफ्रैक्शन। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट। क्वेश्चन नंबर 14,
बोला जा रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा ट्रांसपेरेंट मटेरियल है, निम्नलिखित में से कौन सा है जो कि ट्रांसपेरेंट मटेरियल है, यानी कि जिससे कि आर पार देखा जा सकता है, उसे ही कहते हैं ट्रांसपेरेंट। तो लकड़ी से आर पार देखा जा सकता नहीं, गत्ता से नहीं, पत्थर से नहीं, कांच से, क्लियर ग्लास, इससे हमको आर पार देखा जाता है, इसी को कहते हैं ट्रांसपेरेंट मटेरियल, यानी जिससे कि आर पार दिख सके। अगला है नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 15 है और ये पेडागोजी से रिलेटेड है। पेडागोजी का बहुत अहम भूमिका है सीटेट में। तो चलिए देखते हैं क्या है। एक बच्चा कहता है मिरर में जो इमेज दिखाई देती है वह मिरर के पीछे वास्तव में मौजूद है। यानी बच्चा कह रहा है कि जो आईना देख रहे हैं तो उधर से आईना में लगता है उधर से भी कोई है। तो बच्चा का नाम है कि जो मिरर में इमेज दिखाई देता है वह मिरर के पीछे भी कोई रियली में यानी वास्तव में कोई है। तो टीचर का सबसे अप्रोप्रिएट स्ट्रेटजी क्या, यानी टीचर का क्या स्ट्रेटजी होगा उसको समझाने का। तो ऑप्शन है बच्चे को गलत बताकर आंसर लिखवाना, बिल्कुल गलत। केवल डेफिनेशन, ये भी गलत। क्वेश्चन को छोड़ देना, ये भी गलत। एक ही ऑप्शन बच गया, रे या डायग्राम या फिर एक्टिविटी के माध्यम से वर्चुअल इमेज का कॉन्सेप्ट एक्सप्लोर करवाना। चलिए नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 16। एक टीचर स्टूडेंट को मिरर, टॉर्च और स्क्रीन देकर इमेज को ऑब्जर्व करवाता है। यानी कि एक टीचर है यानी एक शिक्षक है जो बच्चा को एक दर्पण देते हैं, एक टॉर्च देते हैं और एक स्क्रीन देते हैं और वो तीनों और जो इमेज बनता है इमेज को ऑब्जर्व करवाते हैं। यह किस अप्रोच को सबसे अधिक सपोर्ट करेगा? तो फर्स्ट में आ गया एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं हम लोग, तो एक्सपेरिमेंटल लर्निंग, अनुभवात्मक अधिगम। वैसे भी ये ऑप्शन ऐसा ही खत्म है, रटकर होगा नहीं, डिक्टेशन होगा नहीं और पैसिव लर्निंग होगा नहीं, पहले ही बताए थे एक्टिव। चलिए आगे नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 17। ये क्या है? एक स्टूडेंट कहता है कि हर इमेज स्क्रीन पर प्राप्त की जा सकती है। यानी एक बच्चा है जो कि टीचर को कहता है कि जो हर इमेज है यानी सब इमेज, प्रत्येक इमेज स्क्रीन पर प्राप्त किया जा सकता है। तो टीचर को क्या करना चाहिए? उसे तुरंत गलत घोषित करना चाहिए? बिल्कुल नहीं। उसे आंसर याद करवाना चाहिए? ये भी नहीं। उसे केवल डिफिनीशन लिखवाना चाहिए? केवल तो निगेटिव टैग वर्ड है, ये होगा नहीं। यानी कि रियल और वर्चुअल इमेज को डिमॉन्स्ट्रेशन से कंपेयर करवाना। चलिए आगे बढ़ते नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 18। क्या है? लाइट पढ़ाते समय यानी प्रकाश चैप्टर को पढ़ाते समय सबसे इफेक्टिव शुरुआती एक्टिविटी कौन सी होगी? यानी कि कोई टीचर है वो क्लास में लाइट चैप्टर को पढ़ा रहे हैं, तो सबसे पहले जो इफेक्टिव शुरुआत है ये कौन सी एक्टिविटी होनी चाहिए था शुरुआत करने का? तो ऑप्शन नंबर ए है डिफिनीशन, डायरेक्ट डिफिनीशन लिखा देंगे? नहीं। पूरा चैप्टर पढ़ा देना? ये भी नहीं। केवल एमसीक्यू करवा देना? ये भी नहीं। तो क्या हो जाएगा? एक ही बच गया, स्टूडेंट को एवरीडे ऑब्जर्वेशन डिस्कस करवाना। चलिए आज का सेकेंड लास्ट क्वेश्चन है 19th नंबर। यदि स्टूडेंट पूछते हैं किनसे पूछते हैं? तो टीचर से। क्या पूछते हैं? पानी में पेंसिल मुड़ी हुई क्यों दिखाई देती है? अक्सर कोई भी चीज़ हम लोग पानी में डालते हैं, ग्लास में या फिर लोटा में चम्मच ही डालते हैं तो वो देखने में लगता है कि मुड़ा हुआ है। तो टीचर का सबसे अच्छा क्या करना चाहिए? टीचर को सबसे अच्छा क्या करना चाहिए? कोई स्टूडेंट पूछता है तो केवल उसको आंसर बता देना चाहिए? नहीं। क्वेश्चन को अवॉइड कर देना चाहिए? नहीं। डिफिनीशन याद करवाना चाहिए? ये भी नहीं। एक ही ऑप्शन बच गया, ऑप्शन नंबर बी, रिफ्रैक्शन का डेमोन्स्ट्रेशन करवाना। और आज का आखिरी सवाल 20 नंबर क्वेश्चन है। देखिए इसमें क्या है, बोला जा रहा है कि लाइट के कॉन्सेप्ट को एक्सेस करने के लिए इनमें से कौन सा क्वेश्चन सबसे बेहतर कॉन्सेप्चुअल असेसमेंट है? पूरा लाइट के कॉन्सेप्ट को एक्सेस करने के लिए
एसेस करने के लिए इनमें से कौन सा क्वेश्चन है वो सबसे बेहतर कॉन्सेप्चुअल असेसमेंट है, तो बताना है। चलिए बताइए। ऑप्शन नंबर ए बोला जा रहा है रिफ्रैक्शन की डिफिनीशन लिखो। नहीं, ये मतलब ये तो है ही नहीं, डायरेक्ट डिफिनीशन लिखो होगा ही नहीं। रिफ्रैक्शन की स्पेलिंग लिखो, ये भी नहीं। पानी में क्वाइन रेज्ड क्यों दिखाई देता है, कारण समझा। हाँ, सबसे कॉन्सेप्चुअल यही है। ऑप्शन नंबर सी चैप्टर की हेडिंग लिखो, ये भी नहीं। तो आज 20 क्वेश्चन आज का डे खत्म हुआ और हम नेक्स्ट अब वही क्विक रिवीजन पे आते हैं। एक बार फटाक से क्विक रिवीजन कर लेते हैं हम लोग, जैसा कि रोज दिन करते हैं, वन शॉट मार देते हैं। रिफ्लेक्शन यानी कि लाइट वापस उसी मीडियम में लौटती है जिस मीडियम में आता, जैसे लाइट आया वैसा ही वापस हो गया, यानी कि I बराबर R। रिफ्रैक्शन, लाइट एक मीडियम से दूसरे मीडियम जाती है, उसकी स्पीड या डायरेक्शन बदल सकती है। रिफ्लेक्शन इंडेक्स यानी N बराबर C/V, जहां C का मतलब क्या होता है, वैक्यूम यानी कि कांस्टेंट में स्पीड ऑफ लाइट, और V बराबर मीडियम यानी कि स्पीड ऑफ लाइट में। स्पीड अगर कम होगा तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स अधिक होगा, ये बताए भी थे। उसी प्रकार मिरर्स में देखते हैं। अगर प्लेन मिरर में क्या होता है, तो वर्चुअल प्लस इरेक्ट और सेम साइज बनता है, उसका इमेज सेम बनता है। वही कॉन्वेक्स मिरर है तो इसमें वाइडर फील्ड ऑफ व्यू होगा। व्हीकल में रियर व्यू के लिए जो गाड़ियों में लगा हुआ रहता आगे, उसी को कहते हैं कॉन्वेक्स मिरर। और आ गया कनकेव मिरर, यानी कि सुइटेबल पोजीशन पर इन लार्ज इमेज दिखाने के लिए, जैसे या फिर जैसे सेविंग वगैरह करते हैं, सेविंग या मेकअप आदि में उपयोग करना। सबसे इम्पोर्टेंट एप्लीकेशन है आज का पेरिस्कोप, मल्टीपल रिफ्लेक्शन होता है। कोलाइडोस्कोप, इसमें मल्टीपल रिफ्लेक्शन होता है। क्वाइंस इन द वाटर एफिनेज, ये रिफ्रैक्शन के कारण होता है। तो रिवीजन भी कर लिया हम लोग। अब एक बार जो सीटेट का ट्रैप है हम उसको फटाक से देख लेते हैं कि कौन सा ट्रैप है, सीटेट का क्या क्या ट्रैप हो सकता है इस चैप्टर से रिलेटेड, जिसमें हमें कि बिल्कुल नहीं फंसना है और हमेशा ध्यान रखना। बोला जाता है कि रिफ्लेक्शन और रिफ्रैक्शन में क्या अंतर है। तो रिफ्लेक्शन लाइट वापस लौटाती है, यानी रिफ्लेक्शन लाइट को जिस माध्यम में आया उसी में वापस भेज दिया, जैसा ही आया वैसा ही वापस हो गया उसी डायरेक्शन में। उसके बाद है रिफ्रैक्शन, मीडियम चेंज, थोड़ा सा चेंज होने पर लाइट की स्पीड बदलती है। और ट्रैप ट्रैप थ्री, मून खुद लाइट प्रोड्यूस नहीं करता है। मून इज इल्यूमिनेटेड बाय रिफ्लेक्टेड सनलाइट, ये सूर्य के प्रकाश को रिफ्लेक्ट करता है। चलिए नेक्स्ट ट्रैप क्या है। प्लेन मिरर क्या करता है, ये रियल इमेज नहीं बनाता है, वर्चुअल और इरेक्ट इमेज बनाता है। ट्रैप 5 है रियल व्यू मिरर, क्या कर किस में होता है, कॉनकेव में नहीं, कॉन्वेक्स में। ट्रैप 6 क्या है, क्वाइन रेज इन वाटर, तो रिफ्रैक्शन में जो पानी में सिक्का गिरा हुआ रहता है वो ऊपर की ओर उठा हुआ दिखता है। ट्रैप 7 है और आखिरी और सबसे इम्पोर्टेंट भी है, पेडागोजी का है, क्योंकि बच्चे की मिसकॉन्सेप्शन को सिर्फ गलत कहकर ख़त्म नहीं करना चाहिए, उसे एक्टिविटी करवाना चाहिए, ऑब्जर्वेशन करवाना चाहिए, डिस्कशन करवाना चाहिए, रीजनिंग करवाना चाहिए, उसके बाद उसका कॉन्सेप्ट क्लियर होगा। तो दोस्तों आज के डे 10 में हमने लाइट के इम्पोर्टेंट कॉन्सेप्ट को एक्चुअल PYQs और PYQs बेस्ड प्रैक्टिस के साथ रिवाइज किया। अब बिना देखे बताइए प्लेन मिरर में इमेज कैसी होती है और पानी में क्वाइन यानी कि सिक्का ऊपर क्यों दिखाई देता है। आज के 20 क्वेश्चन में आपका स्कोर कितना रहा कमेंट में ज़रूर बताइए।
जिस क्वेश्चन में गलती हुई है उसे दोबारा रिवाइज करें और कल रात ठीक 8 बजे मिलते हैं डे 11 में। आप देखते रहिए विक्की विद्या NCERT से सक्सेस तक, और टेलीग्राम का लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, जरूर ज्वाइन कीजिए ताकि ये PDF हम वहीं प्रोवाइड करते हैं। तब तक के लिए जय हिंद।